नमस्कार, बायजूस एग्ज़ाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पहले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा, तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 18 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल के बीच के प्रमुख चर्चित स्थान, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक आगे सिद्ध हो सकता है। तो इस पे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो आज हम दूसरे एपिसोड में महत्वपूर्ण विषयों पर, खासकर महत्वपूर्ण चर्चित स्थानों की चर्चा कर रहा हूं। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। यानी पहला स्थान है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यह जो है काफी चर्चा में है, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अभी हाल ही में विश्व खाद्य प्रोग्राम यानी WFP की रिपोर्ट आई है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 20 मिलियन लोग भूखे रह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, कई दशक से यह क्षेत्र सूखे की समस्या से जूझ रहा है। तो यहाँ पर वर्षा की अनियमितता या कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इन क्षेत्रों पर पड़ने लगा है, जिसकी वजह से 2 करोड़ से अधिक लोग 2022 के अंत तक भूखे रह सकते हैं। तो दोस्तों आइए पहले प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर दिया है सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया। तो यह जो है चारों देश आते हैं, अतः उत्तर क्या होगा? डी होगा। यहां पर हम लोग आइए मानचित्र में देखते हैं। तो यह देख सकते हैं इरिट्रिया है, इसकी राजधानी अस्मारा है, और यह है जिबूती, इसे जिबूती सिटी कहते हैं इसकी राजधानी को, और यह सोमालिया है जिसकी राजधानी मोगादिशु है। तो इस तरह से इसको 2-3 प्रकार से आप इसकी मैपिंग करिएगा। एक तो यह ध्यान रखिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की राजधानियों को नॉर्थ टू साउथ, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की राजधानियों को उत्तर से दक्षिण लगाएं। तो यानी सबसे ऊपर अस्मारा है, फिर आप देख सकते हैं जिबूती सिटी है, और इथोपिया की आदिस अबाबा है, और दोस्तों यहां पर मोगादिशु है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर देखा जाए तो सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यानी ये कह सकते हैं कि अरब सागर, अदन की खाड़ी के दक्षिण में स्थित यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे सोमालियन प्रायद्वीप के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहीं पर एक और जल संधि है, बाबल मंडेव जल संधि, इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। तो इसके साथ साथ यहां पर इन बातों को भी देखना है। तो यह क्षेत्र शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र काफी चुनौतियों का सामना कर रहा है। यानी इसमें एक यूक्रेन रूस संकट को भी देखा जा सकता है प्रमुख चुनौती, क्योंकि सोमालिया, इथोपिया, इन सब देशों में तो यह जो है काला सागर क्षेत्रों से यहाँ पर गेहूं और अन्य अनाज आयात किए जाते थे। तो इस यूक्रेन संकट की वजह से वस्तुओं के दाम भी बढ़े हैं। तो एक प्रभाव यह भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र को या अंतर्राष्ट्रीय देशों को यह भी ध्यान देना होगा कि सिर्फ यूक्रेन पर ही कंसंट्रेट न रहें, साथ साथ इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में भी सोचें। यानी यूक्रेन संकट का प्रभाव इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर भी पड़ सकता है। तो इसे जो है महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ बाबेल मंडेब जल संधि है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर यमन और जिबूती को अलग कर रहा है, और इधर ये लाल सागर है, और ये अदन की खाड़ी है। तो दोस्तों यह क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। 80 के दशक के बाद से ही यह समस्याग्रस्त रहा है, और इस समय अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो जो 14 मिलियन के जो वर्तमान 14 मिलियन लोग भूखे की चपेट में है, यह संख्या 20 मिलियन क्रॉस हो जाए, 20 मिलियन पहुंच जाएगी 2022 तक। तो यहाँ पर यह क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव है, इस समय कह सकते हैं। यहाँ पायरेट, समुद्री लुटेरे भी पाए जाते हैं। अगर हम इसको भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत और
चीन, यानी चीन जो है यहाँ पर जिबूती में अपना बेस बना लिया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत को यह यानी श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, इसके बाद यह जिबूती पर, तो यह पर्ल ऑफ रिंग की एक कड़ी कहा जा सकता है। तो यानी जिबूती पे चूंकि अभी भारत का कोई भी बेस नहीं है और यहाँ पर भारत का दूतावास भी नहीं है, तो आगे की राह यही होगी कि भारत को यहाँ के संदर्भ में भी ध्यान देना होगा। अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका से भारत के रिश्ते अच्छे होंगे तो यह जो चीन वन बेल्ट वन रोड जो परियोजना चला रहा है, यहां जिबूती से कीनिया तक 750 किलोमीटर का रेल लिंक जोड़ रहा है। तो ऐसे में भारत को भी, चूंकि एशिया की ये दो महान शक्तियां भारत और चीन, यहां पर यानी चीन यहां पर काफी रुचि दिखा रहा है, तो इसे भी ध्यान दे करके चलना होगा। अब बात करेंगे दूसरे प्रमुख जो प्रश्न है और इससे संबंधित जो चर्चित स्थान है, भारत एवं मालदीव। तो दोस्तों, भारत और मालदीव की अगर हम लोग बात करें तो मालदीव कहां पर है? यहां पर अवस्थित है लक्षद्वीप के दक्षिण में, और यह विषुवत रेखा के समीप अवस्थित है मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। तो दोस्तों, नेबरहुड फर्स्ट कह सकते हैं पॉलिसी के तहत, पड़ोस पहले की नीति के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत और मालदीव के बीच संबंध काफी अच्छे हैं। विगत अगर दिनों में देखा जाए तो कोविड-19 के तहत, यानी कोविड-19 के समय में लोगों की आवाजाही, यानी ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन समुद्र सेतु, इन दोनों देशों ने मिलकर कार्य किया। वैक्सीन की बात भी आती है तो भारत सर्वप्रथम मालदीव को वैक्सीन मुहैया कराया। तो यहाँ पर यही महत्वपूर्ण है। आइए पहले प्रश्न को देख लेते हैं, और संदर्भ यही है कि भारतीय नौसेना प्रमुख ने मालदीव में संयुक्त नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया, और यह अपनी तरह का पहला एक संयुक्त नेविगेशन चार्ट है जिसमें भारत और मालदीव संयुक्त रूप से इसका निर्माण किए हैं। तो दोस्तों, अभी नौसेना प्रमुख हरि कुमार, जो कि नौसेना प्रमुख बनने के बाद उनकी पहली यात्रा है, 3 दिवसीय यात्रा पर वह मालदीव गए। तो यहाँ पर मालदीव में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आए मालदीव, और इस तरह से नौसेना प्रमुख भारत और मालदीव। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो पहला कथन है, नौसेना प्रमुख ने भारत और मालदीव द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों की जैविक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हाइड्रोग्राफी उपकरण सौंपे। तो यह कथन तो सत्य है, यह गलत नहीं है। यह अभी हाल ही में हमारे देश के नौसेना प्रमुख गए और INS सतलज, जो कि विमानपोत पर, उसकी मेजबानी की, और वहीं पर यह संयुक्त रूप से नेविगेशन चार्ट का उन्होंने अनावरण किया। और दोस्तों, दूसरा है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की वर्चुअल मीटिंग भी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तहत की गई थी। और दोस्तों, यह जो है 2011 में इसमें 3 देश थे, फिर इसके बाद इससे मॉरिशस जुड़ा है। ये ध्यान रखेंगे, मॉरिशस देश इससे जुड़ा है। और अभी बांग्लादेश और सेशेल्स को भी, चूंकि यह पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, और इसे भी यह न्योता दिया गया है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन से वह जुड़े। तो इस तरह से यह भी कथन सही है। तीसरा है, 8 डिग्री चैनल माले और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। तो दोस्तों, यह भी कथन सत्य है। अगर आप लोगों ने मैपिंग की होगी तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल इस तरफ आपको पढ़ना है। इधर जो है यहाँ आप देख सकते हैं 10 डिग्री चैनल यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ साथ इसे भी देखें। तो यहाँ यह कथन भी सही है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और माले को अलग करता है, या कह सकते हैं भारत और मालदीव के बीच अवस्थित है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं आता है, आंसर डी होगा। तो आइए मानचित्र में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो दोस्तों, अरबियन सी यानी कि मालदीव जो पड़ेगा अरब सागर की तरफ पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह विषुवत रेखा, कह सकते हैं आधा डिग्री चैनल जो है मालदीव और विषुवत रेखा के बीच में, यहाँ पर ये छोटे छोटे अटॉल हैं, यानी ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित हैं। और दोस्तों, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आने वाली इस शताब्दी यानी 21वीं शताब्दी तक दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का असर इस द्वीप पर पड़ रहा है,
यानी समुद्र इसके 80% जो द्वीप हैं वह 1 मीटर की ऊंचाई से कम है, यानी समुद्र तल के 1 मीटर की ऊंचाई से समुद्र तल के आधा मीटर की ऊंचाई से कम है। तो ऐसे में यही कयास लगाया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ेगा और इस तरह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे और यह समुद्र का तल बढ़ेगा। तो ऐसे में मालदीव का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो यही कारण है कि मालदीव यहाँ पर ढेर सारे कार्य कृत्रिम द्वीपों की भी बात कर रहा है, क्योंकि मालदीव की जो जनसंख्या है वह 5 लाख है। तो यदि अगर यह द्वीप डूब जाएंगे तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए वह अब कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है। तो आगे अभी हम यही बात करेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण यही है कि 8 डिग्री चैनल अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ से गुजरता है 8 डिग्री चैनल। तो यह मिनिकॉय द्वीप है और यहीं पर 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और कावारत्ती को अलग करता है जो लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इसे ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि 3 फरवरी 1997 में, यानी 1997 से लेकर 2020 तक मालदीव के द्वीपों में परिवर्तन देखा जा रहा है। तो इन द्वीपों में यह बदलाव कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मालदीव के बहुत सारे द्वीप डूब जाएंगे। ऐसे में मालदीव सरकार ने भूमि पुनर्ग्रहण योजना के तहत इन द्वीपों को या कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों 1997 में देख सकते हैं हुल हुमाले द्वीप है, यह माले है यहाँ पर, इसी के यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में। फिर यहाँ पर देख सकते हैं गुल हिफ्लू द्वीप है और थिलाफुशी द्वीप है। तो ये सब क्या है कि लैगून है, यहाँ पर जनसंख्या बसाई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि हुल हुमाले द्वीप पर करीब 2 लाख जनसंख्या को बसाया जाएगा। अभी अगर हम बात करते हैं 2020 तक की स्थिति अगर आप देखें तो हुल हुमाले द्वीप पर करीब 50,000 लोगों का बसाव हो चुका है। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा परिवर्तन देखे जा रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो ज्वार आते हैं अपने साथ अवसाद गाद लेकर के आते हैं, जो मृदाएं यहाँ जमा होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो लैगून है और यह प्रवाल चट्टानें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं इस द्वीपों के निर्माण में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक क्रियाएं काफ़ी लाभदायक हैं मालदीव के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण यही है कि इसे ध्यान रखेंगे, हुल हुमाले द्वीप, गुल हिफ्लू द्वीप और थिलाफुशी द्वीप। तो यही नहीं, सिर्फ हुल हुमाले द्वीप को ही नहीं, साथ साथ गुल हिफ्लू और थिलाफुशी द्वीप को भी मालदीव सरकार डेवलप कर रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बढ़ते जल स्तर के बीच भी एक अच्छी खबर है कि मालदीव अपने आप को भूमि पुनर्ग्रहण परियोजना के तहत अन्य द्वीपों का, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रमुख चर्चित स्थान की ओर। तो तीसरा है यूके और रवांडा। दोस्तों यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, अब इसे भी आप लोग मानचित्र में जरूर देखें कि यूके किसको कहा जाता है। यानी ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स है, स्कॉटलैंड है और इंग्लैंड है। यूके में क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो यह जो है ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम और रवांडा शरण योजना। और दोस्तों ये रवांडा कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी यह एक स्थल अवरुद्ध देश है। इसकी सीमा तटीय सीमा से दूर है। तो यह रवांडा जिसकी राजधानी किगाली है। और दोस्तों यह शरण योजना यूके इसके लिए 156 मिलियन डॉलर रुपया रवांडा को दे रहा है। तो यहाँ पर जो रवांडा से आने वाले प्रवासी हैं, जो 1 जनवरी 2022 से अवैध रूप से यूनाइटेड किंगडम में घुसे थे, तो उन लोगों के लिए रवांडा में शरणस्थली बनाने, उन्हें एक सम्मानित जीवन जीने के लिए यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें यूके सरकार रवांडा की मदद कर रही है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न यही है कि हाल ही में अफ्रीकी देश रवांडा ने किस देश के साथ प्रवास और आर्थिक विकास साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम, यूके या ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं। तो इस देश के साथ यह समझौता हुआ है। तो दोस्तों यह आप लोगों ने रवांडा नरसंहार सुना होगा। दोस्तों यह रवांडा नरसंहार जो है, यह
7 अप्रैल 1994 से शुरू हुआ। क्योंकि वहां पर जो वहां के राष्ट्रपति थे, उनकी एक दिन पहले मृत्यु हो गई थी। तो वहां हुतू और तुत्सी समुदाय के लोग पाए जाते हैं। तो तुत्सी जो है अल्पसंख्यक हैं और हुतू समुदाय बहुसंख्यक हैं। तो हुतू समुदाय की जो बहुसंख्यक सरकार है, तो ये जो रवांडा नरसंहार है, यह तुत्सी समुदाय के, ये ध्यान रखेंगे, तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार था। दोस्तों, इस 100 दिन चले नरसंहार में करीब 8 लाख लोगों की मृत्यु हुई और यहां से लोग पलायन कर गए। यानी अब रवांडा से सीधा निकले और वह यूरोपियन देशों में जाकर, जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यहां पर बसे। तो यह जो है, आइए थोड़ा मानचित्र में देखते हैं तो और आसानी होगी। तो यहाँ पहले हम लोग देख सकते हैं, ये रवांडा है, यह चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। इधर आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया है। ऊपर युगांडा है जिसकी राजधानी कंपाला है और यहाँ पर नीचे एक बुरुंडी देश है जिसकी राजधानी बुजुम्बुरा है। और दोस्तों, यह तंजानिया भी देख सकते हैं, यही बगल में है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी है। तो रवांडा एक ऐसा देश है, विश्व का कह सकते हैं, यहां पर महिला आरक्षण 30% है। तो यहां पर पुरुषों से अधिक महिला सांसद हैं। यानी यहां की संसद में 55% जो है महिलाएं हैं। और दोस्तों, यहां पर कह सकते हैं कि चीन और भारत दोनों व्यापारिक दृष्टिकोण से इस देश के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। एनडीए पहली जो एनडीए फर्स्ट सरकार थी 2014 से जो 19 तक चली थी, उस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री रवांडा की यात्रा किए थे। तो और कई मुद्दों पर समझौते भी हुए। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक टंगानिका भी है यहीं पर। और यह जो है, यहाँ पर ये जो रवांडा है, यहाँ हुतू और तुत्सी समुदाय पाया जाता है। तो हुतू समुदाय क्या है, उसकी बहुमत वाली सरकार है और ज्यादा संख्या में है। तो तुत्सी समुदाय के लोगों ने 1994 में रवांडा के राष्ट्रपति की हत्या कर दी, जिसके बाद यह नरसंहार हुआ था। तो दोस्तों, अब यहां से लोग यहां से पलायन करने लगे। तो ये पलायन करके कहां गए, तो आगे भूमध्य सागर से होते हुए यहां पर आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल आता है, स्टेट ऑफ डोवर है। तो यहां पर दोस्तों यह देख सकते हैं कैलिस शहर है, ये फ्रांस का, और डोवर। तो इसके माध्यम से, यह छोटी छोटी नाव के माध्यम से, और यहाँ के ठंडे जल की वजह से बहुत सारे रवांडा के निवासी या प्रवासी मारे गए। तो इस तरह से इनकी स्थिति बड़ी भयावह हो गई थी। तो ऐसे में यूनाइटेड किंगडम ने यह जो है निर्णय लिया है कि इन लोगों को एक अच्छा और एक सभ्य, एक कह सकते हैं कि सुसंगत जीवन जीने के लिए यह सरल स्थली परियोजना शुरू की है, जिसमें रवांडा को $156 मिलियन की यह मदद कर रहा है यूके सरकार। तो यह यूके में कानून भी आ गया है कि अवैध रूप से रहने वाले प्रवासी, चूंकि 28,000 से अधिक लोग अवैध रूप से यहां पर रह रहे थे। तो यह भी ध्यान रखेंगे, स्टेट ऑफ डोवर नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है, फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है डोवर जल संधि। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, चौथा जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है अरुणाचल असम सीमा विवाद। तो दोस्तों, अरुणाचल असम सीमा रेखा को हल करने के लिए अब पैनल बनाएगी, वो भी जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो है अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पहले कहलाता था। 1987 में यह भारत का 24वां राज्य बना, ये ध्यान रखेंगे। और 1987 में 24वां राज्य अरुणाचल और 25वां कौन सा बना था, गोवा राज्य बना था। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो 1963 से ही असम से नागालैंड, फिर इस तरह से 1972 में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ऐसे ही यह बढ़ता चला गया उत्तर पूर्व राज्य। तो दोस्तों, यह सीमा विवाद असम के साथ लगभग सभी राज्यों से है, खासकर उत्तर पूर्व राज्यों से। लेकिन हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वह अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा से संबंधित है। तो यहाँ पर जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जा रहा है इस समस्या के समाधान के लिए। ये तो रही खबर। अब बात करते हैं इसके भौगोलिक पक्ष की। तो निम्नलिखित में से किस देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो दोस्तों, यहां पर दिया है भूटान, चीन, नेपाल और म्यांमार। तो क्या नेपाल की सीमा अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है? तो यहां पर इसी बात को हम लोग देखते हैं, तो नेपाल नहीं करता है। तो 1, 2, 4
तो इसमें आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आइए इसको मानचित्र में देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यानी उत्तर पूर्व राज्य है। यहां से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। यहां पर ढेर सारे जनजातीय समूह पाए जाते हैं। यहां की स्थानांतरणशील खेती को क्या कहते हैं, झूम खेती कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और स्थानांतरणशील खेती को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो यहां पर आदिवासी समूहों या वनवासी समूहों के द्वारा यह झूम खेती की जाती है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा, यह आप देख सकते हैं इसके पश्चिम में भूटान है, उत्तर में, उत्तर पश्चिम दोनों में कह सकते हैं चीन या चीन का जो स्वायत्त तिब्बत राज्य, और इधर जो है म्यांमार भी देखिए स्पर्श करता है। तो भूटान जो है स्पर्श कर रहा है, नेपाल बीच में सिक्किम आ जाता है, तो यह नेपाल स्पर्श नहीं करता। दोस्तों यहां पर अब आप देख सकते हैं कि 800 से अधिक किलोमीटर की सीमा जो है असम और बांग्लादेश के बीच में है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व राज्य का कौन सा ऐसा राज्य है जो सभी उत्तर पूर्व राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो यह आप देख सकते हैं असम है, अरुणाचल को भी कर रहा है, नागालैंड को भी कर रहा है, मणिपुर को भी कर रहा है, मिजोरम को भी कर रहा है, त्रिपुरा को भी कर रहा है और मेघालय को भी कर रहा है। और दोस्तों यहां पर अब अरुणाचल प्रदेश के बात करें तो यहां पर ढेर सारी जनजातियां पाई जाती हैं। इसको याद रखना, DMAM यानी डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। और यही मिसमी की पहाड़ी यहां पर सबसे ऊंची है, यहीं पर डाफा बूम चोटी पाई जाती है। याद रखना डाफा बूम, यह 4578 4578 मीटर ऊंची है। तो यह डाफा बुम चोटी मिसमी की पहाड़ी में स्थित है। और दोस्तों इसी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जनजातियां भी है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, आपातानी, मिनियोंग, आका, मोनपा, ये सब यहाँ की जनजातियां हैं। दोस्तों यहाँ दर्रे भी पाए जाते हैं, बोमडिला दर्रा सुना होगा, यांग्यप दर्रा सुना होगा, पासी घाट दर्रा सुना होगा। तो इस तरह से यांग्यप दर्रे से ही अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहीं पर सुबनसिरी परियोजना भी है, कामेंग परियोजना है, यह भी आप लोग मानचित्र में जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो स्थान है रोहिंग्या। तो रोहिंग्या यह मुस्लिम समुदाय से है संबंधित। तो दोस्तों रोहिंग्या का पलायन हो रहा है, अभी जो खबर है। तो दोस्तों यहां पर देखिए रोहिंग्या जातीय रूप से म्यांमार के किस प्रांत से हैं। चूंकि यह पलायन करके अन्य देशों में जा रहे हैं, इसके लिए बांग्लादेश में भाषांचार द्वीप का निर्माण किया गया है। तो यहाँ रोहिंग्या पलायन जो है शान स्टेट के अंतर्गत आता है, रखाइन स्टेट के अंतर्गत आता है, या काइन स्टेट के अंतर्गत आता है, या काचिन स्टेट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा रखाइन प्रांत। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है रोहिंग्या जातीय रूप से म्यांमार के किस प्रांत से हैं। चूंकि म्यांमार कई प्रांतों में बटा हुआ है, जैसे काचिन प्रांत है, काइन प्रांत है, शान प्रांत है। तो इसमें जो है रखाइन प्रांत, जिसे अराकान प्रांत के नाम से भी जाना जाता था, तो यहाँ पर उत्तर होगा रखाइन प्रांत। यहीं पर यह समुदाय पाया जाता था। तो यानी अब यह संकट में है। रोहिंग्या शरणार्थी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे दयनीय स्थिति अगर किसी की है तो वह रोहिंग्या शरणार्थियों की है। हमारे भारत देश में भी यह शरणार्थी शरण लिए हुए हैं। इस तरह से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में यह शरणार्थी शरण लिए हैं। तो आइए इनको मानचित्र में देखते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह म्यांमार है, इसे बर्मा, इसकी राजधानी न्यापिटाओ है। और दोस्तों यह कॉक्स बाजार, तो यहीं से यह पलायन करके और यहीं पर भाषांचार द्वीप का निर्माण किया गया है, जहाँ पर 1 लाख से अधिक रोहिंग्या को बसाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यही कारण है कि यह अल्पसंख्यक के रूप में है। और इस तरह से रोहिंग्या जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इनको यहाँ पर मान्यता नहीं दी जा रही है। 1982 में एक अधिनियम के तहत जो है इन्हें मान्यता नहीं दी गई, जिसकी वजह से अब यह पलायन, तो अभी जो खबर में आया ये यहाँ से कुछ रोहिंग्या शरणार्थी मलेशिया पहुँच गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मलेशिया भी एक अच्छी शरण स्थली है, तो वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो यह जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रांत है, काचिन स्टेट है, शान स्टेट है, यह न्यापिटाओ इसकी राजधानी है, और ये रखाइन प्रांत है, यहीं पर यह रोहिंग्या शरणार्थी
पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा इन 5 स्थानों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार में, जो म्यांमार और भारत के बीच में सीमा है, इसे भी मैपिंग में जरूर देखिएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। इवन नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसे मानचित्र में जरूर देखिएगा, सारामती, नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर ही स्थित है, इसे भी ध्यान देंगे। और यहाँ पर ढेर सारी नदियाँ हैं, चिंदविन है, इरावदी है, साल्विन है, इन सब को मानचित्र में जरूर देखिएगा। तो इस तरह से अब आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज के भी यह प्रमुख चर्चित स्थल काफी पसंद आएंगे। और इस तरह से अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों से भी बोलें कि इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।